नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के न्यू सीरीज जो एनटीपीसी और ग्रुप डी इत्यादि एग्जाम के लिए जो चलाई जा रही थी, जिसमें टोटल 30 क्लास होने वाली थी, आज हम 30 में से क्लास नंबर 27 को देखेंगे। इससे पहले 26 क्लास प्रोवाइड करा दिया हूँ। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज़ की PDF लिए हैं उनको PDF भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और इसकी फ़ायदा आपके जो रनिंग एग्ज़ाम है उसमें उठा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, SSC की, रेलवे की, दिल्ली पुलिस की, बिहार पुलिस की, बिहार दरोगा की, है ना, तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करेंगे, व्हाट्सअप पे जाएंगे, वहाँ से कंटेंट को बाय कर लेंगे एक छोटी सी फ़ी दे करके और अपने जर्नी को मझधार लगाएंगे। बीच में नहीं छोड़ना है भैया, पूरा किनारा लगा देना है, सफल हो जाना है। ये हमारी कुछ अन्य प्रोडक्ट है। ये रेलवे के लिए इससे पहले वाला सीरीज़ है जिसमें हमने साइंस ज़्यादा पढ़ाया है। जिन भी बच्चे को जनरल साइंस में प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं कहता कि आप ये ई बुक खरीद ही लो, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखा है, 65 रुपये की है। नहीं खरीदते हैं फिर भी इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दिया हूँ प्लेलिस्ट की, देख लीजिएगा। जनरल साइंस की प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये है टॉपर चॉइस। SSC एग्ज़ाम के लिए आज से 16-17 दिन पहले लॉन्च किया गया था। इसमें 36 सीरीज़ की कंटेंट को पढ़ाया गया है। जो आपके न्यू एग्जाम वेंडर जो EDQT है उनके अनुसार क्वेश्चन को इसमें कथन बेस, स्टेटमेंट बेस जो है ज़्यादातर पढ़ाया गया है। ये SSC के लिए न्यू सीरीज चल रही है जिसमें अभी 8 क्लास हुई है। इसमें मैं 35 क्लास कराऊंगा। आप लोगों की जैसी रिक्वायर्ड है आप लोग ले सकते हैं। चलिए पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज 1932 में किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। देखिए, पादप हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, है ना, तो इनके खोज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आएंगे। तो ये जो ऑक्सिन है, ये इसमें खोजने और इनके ऊपर मत देने का जो है काम कई सारे वैज्ञानिक ने किया है, लेकिन यहाँ पार्टिकुलर ईस्वी दे रखा है आपको कि 1932 ईस्वी में किसके द्वारा खोजा गया, तो आप कहेंगे कोगल और हागेन स्मिट के द्वारा। ठीक है। डार्विन ने यानी चार्ल्स डार्विन ने 1880 में पौधों की वृद्धि पर ऑक्सिन के प्रभाव को देखा, लेकिन उस समय इन्होंने इस चीज़ का नाम नहीं दिया था कि भाई इस अमुक चीज़ का नाम जो है ऑक्सिन रहेगा। लेकिन डार्विन साहब ने ऐसा डिटेक्ट किया कि भाई एक प्रकार का कोई चीज़ है जो यहाँ पे पाया जा रहा है ना। लेकिन 1932 में कोगल और हागेन स्मिट ने इसे एक रासायनिक पदार्थ के रूप में अलग किया, है ना, और सबसे पहले जो नाम देने का काम किया वो भी अलग वैज्ञानिक है। यहाँ पे आपने 3 आदमी का नाम मात्र ऑक्सिन के नाम से जोड़ रहे हैं। एक तो आप कोगल और हागेन स्मिट, इसको अपन कंबाइंड रूप से जानेंगे कि 1932 में ऑक्सिन को एक रासायनिक पदार्थ के रूप में अलग करने के लिए जाना जाता है। डार्विन ने सबसे पहले इस प्रकार की कोई चीज़ होता है, लेकिन उस समय इसका नाम नहीं पड़ा था, है ना, लेकिन इन्होंने डिटेक्ट किया था। ठीक है। और इसके साथ इनके साथ इनका बेटा भी था डार्विन साहब का। इनके अलावा 1928 में ऑक्सिन हार्मोन की खोज या नामाकरण डच वनस्पति शास्त्री FW वेंट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जैसा ईस्वी पूछे वैसा आंसर देना है सर। 1932 में ऑक्सिन की खोज के लिए आपको कोगल और हागेन स्मिट को आंसर करना पड़ेगा। 1880 में ऑक्सिन का पता किसने लगाया, तो चार्ल्स डार्विन आंसर करना पड़ेगा। 1928 में जो है ऑक्सिन का नामकरण किसने किया, FW वेंट आंसर करना पड़ेगा। आई होप अच्छा लगा आपको। किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो बड़े बड़े पहले वैज्ञानिक हुआ करते थे, है ना, तो वो अपने पुस्तक में छापते थे। ठीक है भाई। तो आइए समझते हैं वैसे कितने पुस्तक और क्या क्या चीज़ है जो पुस्तक के माध्यम से हमारे सामने और आपके सामने और बाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, ये पुस्तक का नाम है। 1880 में विमोचित हुए थे, रिलीज हुए थे, जिसमें उन्होंने ऑक्सिन का वर्णन किया है।
ठीक है भाई। तो ये चार्ल्स डार्विन की जो है ऑक्सीन नामक मतलब ऑक्सीन के जैसा कोई चीज़ होता है, ये यहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है कि इन्होंने 1880 में पता लगाया था। न्यूटन के गति के नियम जो है ये फिलॉसफी नेचुरलिसिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, डायरेक्ट इसे शॉर्ट में अपन प्रिंसिपिया भी बोलते हैं। इस पुस्तक में न्यूटन ने अपने गति के बारे में प्रकाशित किया मतलब छापे थे या लिखे थे। ये पुस्तक 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार से प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में वर्णित किए थे। तो ये जो है सभी बात ध्यान रखेंगे, ये 3 पुस्तक और 3 चीज़ के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने आपसे कहा है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं अपना अनुभव ही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे जैसे ही एक जैसे बात कोई भी लाइन देखता हूँ तो सेम उसी प्रकार की क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्या आए हैं, क्या क्या बन सकते हैं, ये चीज़ मैं तुरंत है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डिटेक्ट कर लेता हूँ। ये चीज़ आप भी कर सकते हैं अगर आप लिंकिंग प्रोसेस जान जाएंगे पढ़ने का तो, ठीक है। और जो अगर आप बहुत दिन से मेरे पास पढ़ते होंगे तो इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसी में मैं विश्वास करता हूँ सर, पूरे लाइब्रेरी पढ़ने में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि नौकरी लेने के लिए सिर्फ जीके जीएस पढ़ने से तो कल्याण नहीं हो जाती ना। तो उतना मैं कहाँ पढ़ पाऊँगा दिन के 24 वीडियो, तो उतना ही पढ़ूँ जितने में काम हो जाए, काम का पढ़ूँ। ऑक्सीन यह पेड़ पौधों में कोशिका की लंबाई की वृद्धि को उत्तेजित करता है तथा पेड़ पौधों को प्रकाशीय विमुख फोटोट्रोपिज्म होने में मदद करता है। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है और सूरज की प्रकाश जो है इधर से इसको पड़ रहा है, इधर की तरफ इधर से आ रही सूरज की प्रकाश। तो इसके अपोजिट साइड में जो है ये ऑक्सीन ज़्यादा, इस साइड में ज़्यादा, मतलब इधर सूरज की प्रकाश है उधर नहीं, उसके अपोजिट साइड में ये ऑक्सीन ज़्यादा जमा हो जाता है और कोशिका में वृद्धि करके इसके तना को इस साइड में झुका देता है या पत्ते को झुका देता है। समझ में आया? तो ये है ऑक्सीन, ये जो है आपको प्रकाशीय विमुख कर देते हैं पेड़ पौधों को। अगला हमारा पेड़ पौधे वाला हार्मोन है साइटोकिनिन। यह पेड़ पौधों में खासकर फलों और बीजों में पाए जाते हैं। यह कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन को गति प्रदान कर नई कोशिका बनाने में मदद करते हैं। गति प्रदान करने से अगर आप इस चीज़ को रिलेट करना चाहे तो कोई भी जो केमिकली रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो उसमें जो है किसी भी अभिक्रिया को गति मतलब प्रदान करने वाले पदार्थ क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है या कैटालिस्ट कहलाता है अंग्रेजी के अंदर। तो इसे ऐसे रिलेट किया जाता है चीज़ों को। तो यहाँ पे कोशिका विभाजन को गति प्रदान करने वाले जो पेड़ पौधों में हार्मोन होते हैं उसे साइटोकिनिन कहा जाता है ना, और नए कोशिका बनाने में मदद करते हैं। ऑब्वियसली कोशिका विभाजन का मतलब ही होता है कि नया कोशिका का निर्माण होना। ये विभाजन कई प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। ये मैंने आपको परीक्षा दर्पण में अच्छे से करा रखा है। यह पत्तियों को हरा रखने में भी मदद करता है और इसकी खोज 1955 ईस्वी में मिलर और स्कूग ने किया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे साइटोकिनिन के बारे में। नेक्स्ट हार्मोन है एबिसिक एसिड, है ना। पौधों में वृद्धि को यह रोकता है ना। ये क्या करता है, जो पौधों की वृद्धि होती है उसको क्या करता है, रोकता है। पत्तियों का झरना और स्टोमेटा का बंद करना, ये सभी के सभी काम जो है एबिसिक एसिड के द्वारा किया जाता है। इसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। ये जो है गरीबी में भी जिंदा रखता है पेड़ पौधों को, यानी अभाव में भी जिंदा रखने का काम करता है, इसीलिए इसे तनाव हार्मोन नाम दिया गया है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में फ्रेडरिक एडिकेंट तथा लैरी डेविस के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे एक शब्द आपका दिख रहा है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जिसे इसको हिंदी के अंदर रंध्र कहते हैं और इसी रंध्र के द्वारा जो है पेड़ पौधों में श्वसन की घटना घटित होती है, सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पत्तियों में पाया जाता है या हरा भाग में पाया जाता है। अगला है जिब्रेलिन। इसे जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में
है ना, खोजा था कवक के माध्यम से। ठीक है, ये तने की असामान्य लंबाई बढ़ाता है, बौने पौधों को ऊंचा बना देता है, बीज के अंकुरन में मदद करते हैं। जिबरेलिन का क्या काम हो जाएगा, जो पौधा छोटे हैं ना उसको बड़ा करने में मदद करेगा, है ना। बिना परागन के फल बनने में सहायक होता है ये वाली हार्मोन जिबरेलिन की। ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज है। खोजकर्ता कुरासोवा कब 1926 के अंदर। एक है एथिलीन, इसके खोजकर्ता एच क्वेसिन्स हैं। 1910 में इसकी खोज होती है और ये जो है फलों को पकाने में मदद करने वाली हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो ये था भैया पेड़ पौधे के हार्मोन, इनके खोजकर्ता और उनका प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीएसयू कंपनियों से संबंधित निवेश पर परामर्श देने के लिए विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब किया गया था। 1996 में इस प्रकार की कमीशन की स्थापना किया गया था। सबसे पहले विनिवेश को समझते हैं क्या होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे मुंह बाब के आ जाते हैं। उनको लगता है ये तो एकदम छोटा सा बात है, लेकिन ऐसा लैंग्वेज लिखा रहता है कि दिमाग सन्न हो जाती है। ठीक है, देखिए विनिवेश का मतलब होता है कि कोई भी जो कंपनियां हैं, अगर मैं पीएसयू कंपनियां से ले लूँ तो इक्विटी के रूप में जो आप शेयर वगैरह खरीदते हो, इसका मतलब जो आप निवेश करते हो, इस प्रकार की जो क्रियाकलाप चलती है उसे ही विनिवेश कहा जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं ये 1996 में आपका जो है विनिवेश आयोग की स्थापना होती है। इसको बाद में बंद कर दिया जाता है 2004 में। यहाँ पे पढ़ेंगे भारत में विनिवेश आयोग है ना की स्थापना 1996 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो भी पीएसयूज हैं उन पे विनिवेश पर सरकार को सलाह देना था। इसके पहले अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। कौन थे? जीवी रामकृष्ण जी थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। ये विनिवेश आयोग में अध्यक्ष रहे थे पहले। विनिवेश आयोग को मई 2005 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा FRBM इज फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो है आपका फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये 2003 अधिनियम आया था FRBM। हालांकि ये बात 2004 में पूर्ण रूप से लागू हुआ, लेकिन आया था 3 में। इसे राजकोषीय घाटा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। FRBM का डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और उद्देश्य या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। इन्हीं के जन्मदिन 29 जून को हम इंडिया में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है भाई, तो सांख्यिकी दिवस के रूप में किनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये वही शख्स हैं जिनके मॉडल पर सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक जो है आधारित था। इन्हें ध्यान रखेंगे। इस समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले जिम्मेवार जो हमारी संस्था या व्यक्ति है इंडिया में, ये दादा भाई नौरोजी है ना। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था इंडिया में व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 1944 में मुंबई के 8 पूंजीपति मिलकर एक योजना देते हैं जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान कब आया था, तो आप कह लेना कि भाई ये जो है आए थे आपका 1944 के अंदर। भारत में वेतन आयोग, जैसे कि अभी आपने चर्चा सुन रखे होंगे 8वें पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग, हम लोगों को भी इंतज़ार है इसकी, है ना। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ना, फिर भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही, है ना। तो ये जो पे कमीशन है ये कब आया था? तो ये जनवरी 1946 में आया था, है ना। और इसकी रिपोर्ट जो है मई 1947 में सौंपी गई थी। और आज़ादी के बाद कई बार जो है पे कमीशन का गठन किया गया। आपका 2026 में 8वां पे कमीशन का गठन होना लंबित है। इस पे बातचीत तो चल रहे हैं, लेकिन इनमें जो सदस्य वगैरह को डिप्यूट करना है उनका अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग। इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के थ्रू 1992 में किया गया था
और प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक मैडम थी। कौन थी भैया? जयंती पटनायक मैडम थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती विजया किशोर रहाटकर मैडम। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग। देखिए विधि आयोग वाली जो बात है वो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन स्वतंत्र भारत के जो विधि आयोग है इनका गठन 1955 में किया गया था और इनके प्रथम अध्यक्ष जो है ना, उस समय के अटर्नी जनरल यानी पहला अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सीतलवार ही विधि आयोग में प्रथम अध्यक्ष रहे थे। ये कैसी संस्था है? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। आपका जो नीति आयोग या इससे पहले योजना आयोग था ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग कैसा निकाय है भाई? चुनाव आयोग, चलिए आप लोगों से पूछते हैं चुनाव आयोग कैसा निकाय है? परामर्शदात्री है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, कैसा है या फिर सांविधिक है? बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1878 में। कब किया गया था? 1878 में। लगी 440 वोल्ट की करंट लगेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में करा था। ब्रह्म समाज सीधे सीधे कहेगा तब 1828 में। बाद में जो है कई बार इसमें टूट फूट हुए और अलग अलग हुए और अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रखा इनका। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में करा। फिर भारत का ब्रह्म समाज, देखिए ये है भारत का ब्रह्म समाज। क्या है भाई? भारत का ब्रह्म समाज, इसी प्रकार से नाम रहेगा ये। तो 1866 में केशव चंद्र सेन ने ये नाम दिया था, है ना। और साधारण ब्रह्म समाज 1878 में जो है आया था। तो ये सभी के सभी आप ब्रह्म समाज के फॉर्म बदला हुआ नाम देख रहे हैं। एक है वेद समाज। वेद समाज 1864 में मद्रास, जो अब चेन्नई है, में केशव चंद्र सेन, श्रीधरालु नायडू के द्वारा ब्रह्म समाज से प्रेरित एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य जाति भेद को समाप्त कर विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद विद्यासागर भी प्रयासरत रहे थे। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे साहब किए थे। लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये आपका 1856 में, और विधवा पुनर्विवाह संघ महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1861 में आए थे। तो ये दोनों ईस्वी भी याद रखना, यहाँ से भी काम होता है। 56 वाले ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से जुड़ते हैं, 61 वाले महादेव गोविंद रानाडे के नाम से जुड़ते हैं। ठीक है भाई, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह को जो है बढ़ावा देना वेद समाज का काम था। एगो है देव समाज, ये 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा तत्कालीन अखंड भारत के लाहौर शहर में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन 1897 को रामकृष्ण परमहंस के महान शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इस मिशन की स्थापना केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार है। ठीक है, इनके अलावा बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय हेड क्वार्टर के जैसा काम करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसकी भी स्थापना सेम ईयर जिस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था उसी वर्ष किया गया था और विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। एक है शारदा सदन, इसकी स्थापना 1899 में पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था, शारदा सदन। इनके अलावा शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में। शारदा सदन क्या है? एक प्रकार का हॉस्टल जैसा था। ठीक है, 1901 में शांति निकेतन की जो स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना, किया गया था। बाद में ये विश्व भारती में कन्वर्ट हो गया, अब तो ये यूनेस्को में जो है शामिल हो गया है, जैसा कि आपको पता ही होगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाली एक सामान्य वनस्पति है ना। देखिए बांस मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, बांस जो है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में भी पाए जाते हैं, इसके इतर और प्रकार के वन में भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है
कि बांस आंसर नहीं होगा। और ये क्वेश्चन हूबहू आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन को उठाया हूँ, है ना, जो इससे पहले वाली फेज में आपके एग्जाम हुए थे वहाँ पर आया था। भारतीय उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाने वाले कुछ सामान्य पेड़ जैसे महोगनी, रबर, सिनकोना, बांस, शीशम, आबूनस। यहाँ पे मैंने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो प्रोडक्ट हैं उनको लिख रखा है, लेकिन इसमें बांस और शीशम ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अलावा आपको जो है पतझड़ी वन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। अब आइए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को समझते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, विशेषकर असम, जयंतिया और खासी की पहाड़ी और तमिलनाडु जैसे तटीय क्षेत्र में पाई जाती है आपके क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वनों में औसतन सालाना वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है तथा यह वर्ष के 12 महीना हरा भरा दिखता है, क्योंकि इसमें जो है कोई फिक्स टाइम नहीं है पतझड़ का, है ना। इसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं और सबकी जो शेड्यूल है एक साथ नहीं आता है। कोई फल लगा रहा है, कोई पत्ता गिरा रहा है, कोई नए पत्ते ला रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें हमेशा हरा भरा दिखता है इस प्रकार का वन। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा जो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पर्णपाती मतलब पत्ता से है ना, गिर जाती है पत्ता। यह ज़्यादातर देश के पूर्वी हिस्से, पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के और जो भी पश्चिमी घाट के पूर्वी साइड वाला भाग है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देश में जो है अधिकांश इसी प्रकार का वन है ना, देश में अधिकांश इसी प्रकार का वन है। कैसा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है। अब इसके उत्पाद देख लेते हैं। उत्पाद है सागवान, जिसे सागौन कहते हैं यहाँ पे, चंदन का वृक्ष, कुसुम का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बार बिहार में अर्जुन के पेड़ लगाने का मुहिम चलाया गया था, तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। कितने सफल हुए मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं देखा कभी कि भाई कहीं बड़े हो गए हो, है ना। इसके अलावा शीशम, साल, सहतूत, ये सभी के सभी जो है ना, प्रमुख आपका उत्पाद है। कहाँ का? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। ठीक है। इसके अलावा इस जंगल में सब इस प्रकार के वनों में औसतन सालाना वर्षा कितना होगा? 200 सेंटीमीटर तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट के तरफ हम चलते हैं। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट वह स्थिति है जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व ... को छोड़कर से अधिक हो जाता है। इस खाली स्थान में आप उधार को फिल करेंगे तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है। उधार को छोड़ करके जो है राजकोषीय घाटा ज्ञात किया जाता है। अब आइए इन सभी टर्म को अच्छे से समझते हैं। राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट वह स्थिति होती है जब सरकार का टोटल खर्च उसके टोटल राजस्व जिसमें उधार को ऐड नहीं किया जाता है से अधिक हो जाता है। सूत्र के माध्यम से देखेंगे, विशेष रूप से समझ में आवेगी। राजकोषीय घाटा कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कुल प्राप्तियां, है ना, टोटल रिसिप्ट, लेकिन इसमें जो है उधार को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है भाई। तो ये हो जाती है आपकी राजकोषीय घाटा का सूत्र। दूसरा है राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना में हम मध्यवर्तीय वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इससे दोहरी गणना हो जाती है। इसको कैसे हो जाती है? मैंने जब ये न्यू वाला आपका एसएससी वाला सीरीज स्टार्ट किया था उसके पहला ही क्वेश्चन था जिसमें इस प्रकार के सभी टर्म को मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था कि पूरक वस्तु क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, पूर्ण वस्तु क्या होता है, विलासी वस्तु क्या होता है, स्थानापन्न वस्तु क्या होता है ना। ये सब मैंने वहाँ पे बताया था, वहाँ जाके समझ लेंगे। न्यू सीरीज की पहला क्लास का पहला जो है आपका प्रश्न। इसके अलावा रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा। रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है। राजस्व घाटा
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, इसे अपन राजस्व घाटा कहेंगे, है ना। जैसे है ना, टैक्स में खर्च कर दिया सरकार 100 करोड़ और टैक्स गेन किया सरकार 80 CR, तो इस केस में 20 करोड़ जो है राजस्व घाटा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है भुगतान अधिशेष किसे कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। ये बड़े बड़े कंपनी में भी इस प्रकार की टर्म यूज किए जाते हैं। जब किसी देश का निर्यात एक्सपोर्ट उसके आयात इंपोर्ट से अधिक होता है तो उसे भुगतान अधिशेष कहा जाता है। ठीक है। आयात मतलब, निर्यात मतलब क्या होता है, आयात मतलब कहीं से लाना, निर्यात मतलब किसी को देना। ठीक है भाई। तो ये आप देख लेते हैं कि निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, मतलब जितना अपने खर्च किए, है ना, कुछ खरीदने में उससे ज़्यादा का बेच दिए तो उसे भुगतान अधिशेष कहेंगे, है ना। यानी निर्यात उसके आयात से अधिक होगा तो भुगतान अधिशेष की स्थिति पैदा होगी। एक होता है भुगतान घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, अब यहाँ पे जस्ट भुगतान अधिशेष का उल्टा होता है भुगतान घाटा, है ना। कोई भी देश जो है 5 करोड़ का चीज़ जो है निर्यात किए हैं और 8 करोड़ का चीज़ जो है आयात किए हैं, तो ऐसी स्थिति में भुगतान घाटा स्थिति उत्पन्न होगी। कृषि उपज का वह भाग जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे विपणित अधिशेष कहा जाता है। अब देखिए यहाँ मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस कृषि वाले टर्म का यहाँ पे ज़रूरत नहीं था, लेकिन अधिशेष वाला जो टर्म है ना सर, है ना, ये चीज़ मुझे खींच के यहाँ पे लाने को मजबूर किया है और यही हमारी क्वालिटी है ना। परख लिए तो ठीक है। ठीक है। अगला है अगस्त 2025 में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है ना। ये पुष्पेंद्र सिंह जी हैं जिन्होंने भारतीय थल सेना में उप प्रमुख के पद पे नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन तो आपके वर्तमान जो रनिंग में है वहाँ तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये 1 अगस्त 2025 को जो है पदभार संभाले हैं, तो ये 5-15 दिन पहले की करंट तो शायद नहीं पूछना जाना चाहिए, लेकिन जो इनके फैक्ट हैं वो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। अगस्त 2025 ने भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में पुष्पेंद्र सिंह पदभार ग्रहण किए हैं। वे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लिए हैं। चूँकि ये सब तय जो है पहले हो गया रहता है कि अगला कौन बनेगा, क्योंकि सबको पता है कि 31 तारीख को जो आदमी अपनी सेवा निवृत्त होते हैं या फिर रिटायर हो रहे होते हैं, तो ऐसा तो सिस्टम को तो पता ही है ना भाई कि ये जो है 3 महीने के बाद अमुक महीना में 30 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। तो भाई पोस्ट पे कौन आएगी इसकी चहलकदमी पहले से होती रहती है, तो उस लिहाज से भले 5 दिन पहले सेलेक्ट होके बैठे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए दिल बेकरार रहता है। ठीक है भाई। तो उस हिसाब से आप इसे याद रखिए किसका स्थान लिए कौन आए। मई 2025 में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, है ना। ये स्थान लिए हैं SP धरखर का। ठीक है। इनके अलावा वाइस एडमिरल संजय बत्स्यायन, है ना, ये नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं और इन्होंने स्थान लिए हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का। तो हमारे थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के नए उप प्रमुख का सिलेक्शन 2025 में हुआ है, जो आने वाले सभी एग्जाम पे भारी रहेगा। ठीक है। और ये हमारे बड़े बड़े अधिकारी हमारे तीनों सेनाओं का प्रमुख के साथ साथ सेकंड CDS ऑफ इंडिया है। वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान साहब है, ये देश के सेकंड CDS है, स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत के बाद। इनके अलावा जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख है, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह हैं, है ना। इनके अलावा ये है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये जो है जल सेना वाले के हेड हैं, है ना। अगले है सेंट फ्रांसिस चर्च जो भारत में निर्मित, है ना, पहला यूरोपियन चर्च है। इसका निर्माण कब किया गया था, तो ये 1503 में किया गया था। सेंट फ्रांसिस चर्च का निर्माण 1503 ईस्वी में, यह केरल के कोच्चि में स्थित है।
भारत में निर्मित पहला यूरोपियन चर्च है। इस चर्च का निर्माण पेड्रो अल्वारेज डे कैबरल के नेतृत्व में किया गया था। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो किसके नेतृत्व में किया गया ये भी पूछा जाता है। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद है। ये आपकी केरल के त्रिशूर में स्थित है। इनके बनाने का जो है नाम में पार्टिकुलर नाम नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। केरल के त्रिशूर में स्थित है। ये इंडिया के सबसे पुरानी मस्जिद है। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना, जो मद्रास में स्थित है। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था। तो ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, जहाँ से आप सोचना जो है इमेजिन करना वो चीज़ की रास्ता बंद हो जाती है, ऐसे किताब का शीर्षक है। अरुंधति राय, अरुंधति राय के लिखे अन्य पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द ग्रेटर कॉमन गुड, पावर पॉलिटिक्स, वार टॉक, एन ऑर्डिनरी पर्सन, गाइड टू एम्पायर, पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, लिसनिंग टू ग्रोफोफर्स, फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी, ब्रोकन रिपब्लिक 3EC, वॉकिंग एसे, वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स, कैपिटलिज्म, द घोस्ट स्टोरी, थिंग दैट कैन डू कैन नॉट बी सेड, आज़ादी इत्यादि। ये सभी के सभी महान लेखिका अरुंधति राय के हैं, जो भारतीय मूल के इंग्लिश लेखिका हैं। और मैंने आपको कल की वाली क्लास नंबर 8 जो SSC की चल रही है वहाँ पे झुम्पा लाहिड़ी को किताब को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया था कि भारतीय मूल के पहले लेखिका जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीती थी ये अरुंधति राय हैं। और VS नौपाल जो है ये भारतीय मूल के प्रथम पुरुष हैं जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीते हैं। मैन बुकर पुरस्कार क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या होता है, इसमें भी अंतर विभेद कर दिया था। जो मैन बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1969 ये अंग्रेजी में छपे हुए किताब को दिया जाता है जो आयरलैंड और ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ हो। और जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2005 में हुआ था। ये दुनिया के किसी भी भाषा में लिखा हुआ किताब को दिया जा सकता है लेकिन उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत में डिजिटल संचार नीति की शुरुआत 2022 में किया गया था। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2021 के मूल अधिनियम में संशोधित करता है। तो पहला नंबर जो है ये गलत है क्योंकि ये 20 में आया था। बाद में की सेकेंड स्टेटमेंट सही है। विद्युत मंत्रालय ने लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य गैर जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा देना यानी ऊर्जा के वैकल्पिक चीज़ को खोजना, बढ़ावा देना। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति है ना शुरू की गई। इसका उद्देश्य एक सर्वव्यापी, लचीली, सुरक्षित, सुलभ और किफ़ायती डिजिटल संचार अवसंरचना की स्थापना के माध्यम से नागरिकों और उद्यमियों की सूचना और संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। नाम से ये स्पष्ट है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुआ था। प्रमुख उद्देश्य था कि भाई ऑनलाइन आधिकारिक संरचना में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार कर सरकारी सेवाओं लोगों तक पहुंचाने का जो है पहल है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुआ था और ये वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया है ना, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है और फिर से मैं आपको रेलवे वाले को बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो है कंफ्यूज कर देगा। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था, है ना, जबकि स्टैंड अप इंडिया योजना ये 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। ये दोनों ही 2016 में होती है लेकिन दोनों दो अलग पहल है। जो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम है इसका उद्देश्य था नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना और जो आपका स्टैंड अप इंडिया योजना है ये जो है एक प्रकार का लोन प्रदान करता है ना बैंक के शाखा के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को, जिसमें लोन की जो सीमा है वो 10 लाख से 1 CR तक का है। तो दोनों में आकाश पाताल का फ़र्क है।
तीसरा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, देश नागरिक अब आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के नागरिक को हर तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2020 में स्टार्ट किया गया था। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नील्प शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2023 में शुरू किया गया था, जिसके 5 प्रमुख घटक होते हैं और ये शिक्षा मंत्रालय के उल्लास योजना के तहत दीक्षा पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित किए जाते हैं। बरानी, झूमिंग तथा करेवा, इनमें से कौन सा एक कृषि का प्रकार नहीं है? तो करेवा इसका राइट आंसर है। बरानी जो है ये कृषि का एक प्रकार होता है जिसमें टोटली डिपेंडेंट ऑन जो है रेन मतलब रेनफॉल, टोटल वर्षा पे डिपेंड रहता है। मतलब इस प्रकार की कृषि व्यवस्था में कोई भी ट्यूबवेल, नहर इत्यादि की सुविधा नहीं होती है और पूर्ण रूप से वर्षा पे आधारित यह कृषि होती है, जिसे बरानी कृषि कहा जाता है। और इस प्रकार की कृषि जिस एरिया में होती है उसे बरानी एरिया कहा जाता है। ये बरानी एरिया आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड इत्यादि क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा झूमिंग कृषि आप सभी समझते हैं क्या होता है। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है ना। आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, स्लाइस एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है ना। इसको जो है अलग अलग राज्यों में हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इस बात को हमने पहले ही कर लिया था और यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया हूँ कि झूम कृषि को किस नाम से कहाँ जानते हैं, ये हमने पहले समझ लिया है, तो फिर से समझने की ज़रूरत नहीं है। करेवा या करेवा है ना, करवा या करेवा जम्मू और कश्मीर के कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली मिट्टी और धरातलीय संरचना है। करेवा मिट्टी में आपका सैफरॉन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बादाम इत्यादि की भी खेती हो सकती है। यह अवसाद है, यह जो है क्या है, अवसाद है, जो झील इत्यादि के द्वारा लाए गए जो डिपॉजिट है वो जमा होने से इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें कई प्रकार की मिट्टियों का अंश मिला हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट नोट करके यहाँ पे लिखा है, भारत में मिट्टी के उपलब्धता के आधार पर अवरोही क्रम आपको यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है लगभग 44%, फिर लाल मिट्टी है 18% के समथिंग, फिर काली मिट्टी है 15 से 17% और फिर छोटे छोटे मात्रा में मिट्टी पाए जाते हैं। तो जो 3 मेजर मिट्टी है उनको ध्यान रखना है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग, नाम से स्पष्ट है। तो मिक्स्ड फार्मिंग ऐसा फार्मिंग को कहते हैं जिसमें एक ही फार्मिंग एरिया में पशुपालन भी हो रहा हो और कृषि भी हो रहा हो। ठीक है ना। इसे अपन मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे। गहन कृषि किसे कहते हैं कि भैया जोत क्षेत्र जो है छोटा है, जैसे गांव घर में जोत क्षेत्र छोटा हो जा रहा है और इंडिया के अधिकांश जगह में जोत क्षेत्र छोटा है। इसका कारण है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। जैसे है ना, मान लीजिए मेरे पिताजी एक भाई थे, इनके पास इतना बड़ा खेत था, अब मैं 2 भाई हूँ, तो ये खेत जो है आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है। तो जो छोटा होता जाता है। तो जो गहन कृषि है वो छोटी एरिया में अधिक मेहनत, अधिक बीज, अधिक श्रम बल लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की चेष्टा करने वाली कृषि को ही गहन कृषि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का तरीका नहीं है? 4 गो ऑप्शन दिया गया है, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, उपभोग बचत विधि, हेड काउंट अनुपात विधि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके आंसर में नहीं है, बाद बाकी तीनों जो है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि है। अब हेड काउंट अनुपात क्या होता है इसे समझते हैं। हेड काउंट अनुपात यह एक सांख्यिकी माप है जो किसी दिए गए क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है। यह उस जनसंख्या का प्रतिशत बताता है जो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं है, मतलब नीचे है, गरीब है। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में 100 लोग निवास करते हैं, उसमें से 10 लोग गरीब हैं, है ना। तो हेड काउंट अनुपात कैसे निकलेगा? 10 बट्टा टोटल गुने 100, ये जो परसेंटेज आएगा इसे ही अपन हेड काउंट रेशियो कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन गणना विधि। जीडीपी जो है उत्पादन गणना विधि से ज्ञात किया जाता है, आय विधि से और उपभोग बचत विधि से। ये सभी के सभी जो है, माफ़ कीजिए, राष्ट्रीय आय का जो है निकालने का विधि है, मेथड है। वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत में सबसे अधिक जो जीएसडीपी मतलब जीडीपी के जैसा ही स्टेट लेवल पे, एस का मतलब यहाँ पे स्टेट है। ठीक है।
तो ये जो जीएसडीपी प्रोड्यूस करने वाले सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले जो राज्य हैं ये महाराष्ट्र हैं, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, इन्हें ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे आई होप कर्नाटक है, हाँ कर्नाटक ही है, तीसरे स्थान पे कर्नाटक है जो आपको देश के लिए सबसे ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस करता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसको डायरेक्ट याद रखें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सूत्र ही पूछ देता है डायरेक्ट। तो जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत पे होता है और नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू पे होता है, उसमें से हम शुद्ध प्रत्यक्ष टैक्स घटा देते हैं, है ना। अब शुद्ध प्रत्यक्ष टैक्स क्या होते हैं, क्योंकि भाई माफ़ कीजिएगा अप्रत्यक्ष टैक्स तो आप समझते ही हैं, जैसे जीएसटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अप्रत्यक्ष टैक्स का मतलब होता है टैक्स तो पे कर रहे हैं आप, लेकिन आपका नाम नहीं हो रहा है, वो जो है जो टैक्स वसूल कर रहा है उसके पास भाया पहुंचेगा, डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो सीधे आप पे करो और जिसको देना है उसके पास चला जाता है, जैसे इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, आपके सैलरी से कटेगा और सीधे आपका जो है जहाँ जाना है चला जाता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, साबुन खरीदते हो आप, है ना, लेकिन लिया जा रहा है आपसे, लेकिन आप डायरेक्ट दे रहे हो क्या उनको, नहीं, है ना। तो इस प्रकार से तो भैया ये जो है आपका, है ना, इस सूत्र को जरूर याद रखें। इसी सूत्र को आप दूसरे सूत्र में दूसरे लाइन में लिख सकते हो कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों सेम ही चीज़ है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे मैंने जीएनपी लिखा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर एनएनपी होता है, इस चीज़ को मैंने पहले पढ़ा रखा है। यहाँ पे लिखा है एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। याद रखने के लिए मैंने ये भी बताया था कि जब भी किसी भी आपका इकोनॉमिक्स के टर्म से, है ना, जी वाले टर्म से डिप्रिसिएशन घटेगा तो ये जी सिंपली एन में बदल जाता है। जैसे जीडीपी बन जाता है आपका, है ना, एनडीपी बन जाता है, जीडीपी क्या बन जाता है, एनडीपी बन जाता है जब जीडीपी में से आप मूल्यह्रास को घटा देते हो। उसी प्रकार से एनएनपी जीएनपी में से जब डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तो एनएनपी बन जाता है। मतलब ये जी कन्वर्ट हो जाता है एन के अंदर, ग्रॉस जो है नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब आप मूल्यह्रास को घटा देते हो, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों सूत्र आपको ध्यान रखना है, दोनों एक ही है। एक सूत्र को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग किया है, इसके जगह पे आप सीधे लिख सकते हो भैया, क्या इसके जगह पे आप सीधे क्या लिख सकते हो, एनएनपी लिख सकते हो, क्या, क्योंकि एनएनपी का ही ये सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध प्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो जो शुद्ध प्रत्यक्ष कर होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो क्या होता है कि अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, इसे क्या कहेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी ने जर्मनी के सुलह में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं के ... मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आंसर हो जाएगा गुरु 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीती है ना। ISSF जूनियर विश्व कप 2025, देखिए इसे जो है जूनियर शब्द ज़रूर बोलें क्योंकि ISSF विश्व कप 2025 भी कई जगह हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब धन तीने पसेरी कर देना, ये जूनियर वाला अलग होता है और इसके भी कई चरण होते हैं। तो जो जहाँ हुआ है ये वाली चीज़ ज़रूर याद रखना कि वहाँ उसके लिहाज से पूछा जा रहा है कि नहीं, ठीक है भाई। तो जर्मनी में हुआ है ये जूनियर ISSF विश्व कप जूनियर 2025, जहाँ पे भारतीयों ने 11 पदक प्राप्त किए हैं और पदक तालिका में पहला स्थान पे रहा है। और जब पहला स्थान पे किसी भी प्रतियोगिता में आप रह लो तो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगी, और ख़ास करके इंडिया पहला स्थान पे है तो धड़ल्ले से क्वेश्चन बनेगी। तो यहाँ पे जो भारत को स्वर्ण पदक दिलाए 3 गो, इनका नाम देख लेते हैं। तेजस्विनी महिलाओं के 50 मीटर पिस्टल में, शांभवी शर्मन क्षीरसागर महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में, और कनक महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये सभी जूनियर खिलाड़ी हैं जो यहाँ पे भाग लिए थे और ये तीनों ने भारत को
स्वर्ण पदक दिलाए हैं। नोट, इस प्रतियोगिता में एड्रियन कर्माकर 1 रजत और 1 ब्रॉन्ज मेडल यानी 2 पदक जीती, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनका नाम है एड्रियन कर्माकर। नोट, भारत 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इसी प्रतियोगिता का सेकेंड फेज यानी ISS जूनियर विश्व कप 2025 का सेकेंड वाला जो एडिशन होगा उसकी मेज़बानी करेगी। मैंने कहा ना ये कई जगह होते हैं, तो जगह के नाम से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि भाई वहीं से पूछ रहा है कि कहीं और से पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। दोस्तों, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और महाराष्ट्र का हाल पता ही होगा। पिछले 10 दिनों से हमने सूरज को नहीं देखा है और बहुत जो है मतलब स्थिति पानी को लेकर एकदम जो है भयावह है ना। तो आपको आवाज़ आ रहा होगा, इसमें कांच वाली खिड़की है, बंद है, फिर भी जो बारिश की आवाज़ है इतनी तेज़ है कि बाहर अंदर तक आ रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है ना। ध्रुपद तानसेन, थॉट पद्धति पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, फ्यूजन शैली उदय शंकर, टप्पा शैली अमूर खुसरो। तो इनमें से कौन सा मिसमैच है या गलत है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो टप्पा शैली है ये अमीर खुसरो ने ईजाद नहीं किया था, इनका ईजाद जो है मियाँ गुलाम नबी सोरी ने किया था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ध्रुपद का जनक अकबर के दरबारी जो है तानसेन को जाना जाता है। संगीत में 10 प्रकार के थॉट की खोज जो है विष्णु नारायण भातखंडे साहब ने किया था। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, भातखंडे विद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? नृत्य के फ्यूजन शैली का जनक उदय शंकर को माना जाता है। आधुनिक नृत्य का जनक भी उदय शंकर को ही कहा जाता है। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेता भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सदन में एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। कथन नंबर 1 जो है आपका गलत है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होंगे उनके नेता राष्ट्रपति न होकर प्रधानमंत्री होते हैं, और जो राज्य में मंत्रिपरिषद होंगे उनके नेता राज्यपाल न होकर मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है भाई, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित जो आर्टिकल है ये 74 और 75 है। 74 में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह और 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, पद अवधि, वेतन आदि से संबंधित प्रावधान है ना। इनके अलावा राज्य के मंत्रिपरिषद की जो आर्टिकल हैं 163 और 164 है। सेम चीज़ केंद्र में 74 और 75, यहाँ पे 163 और 164। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं और राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, और ये नाम मात्र के होते हैं। मैंने कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ, है ना। वास्तविक शब्द इसमें जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर भी आंसर PM और CM हो जाएगा। इनके अलावा भारत के सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानून की रक्षा व व्याख्या करती है। ठीक है भाई, विधायिका में क्या कौन कौन शामिल हो जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। विधायिका में कौन कौन शामिल हो जाएंगे मैं आपको बता दूं, जान दीजिए, बता दूंगा तो आप बना ही दोगे ना। 3 नाम लिखना पड़ेगा, है ना। अब वो आदमी का नाम है, सदन का नाम है, ये मुझे पता नहीं। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। तारांकित प्रश्न, सदन में अधिकतम एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सदन में जो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी जवाब पूछने वाले को मौखिक रूप से दिया जाता है। और तारांकित प्रश्न सदन में पूछे जाते हैं और ये लिखित रूप में इसमें जवाब दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न जो है एक संक्षिप्त नोटिस प्रश्न है जो 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछा जा सकता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में यह 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्रारंभ होता है और दिन की कार्यसूची के अंत तक जो है चलता रहता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच का समय अंतराल को जो है शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। ये भारतीय संसदीय प्रणाली में खुद का ईजाद किया गया जो है सिस्टम है, जिसकी खोज 1962 में या 1962 से इस प्रकार की चीज़ चल रही है ना। इनके अलावा भारतीय संसद में आमतौर पर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बताया था बजट सत्र सबसे लंबा होता है। शून्य आधारित बजटिंग सिस्टम ये सबसे पहले अमेरिका में आया था और इस प्रकार के बजट सिस्टम में प्रत्येक बार सभी खर्चों को मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है,
है ना। मतलब इस बजट प्रणाली में प्रत्येक वर्ष सभी गतिविधियों को पुनः मूल्यांकन किया जाता है, सभी खर्चों को फिर से जो है मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के आखिरी पॉइंट, आखिरी क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।